हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामा का एपिसोड 20 है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने इनके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है देन प्लीज़ उन्हें देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एपिसोड की शुरुआत में महारानी लिंगयू आकाश दानव को इन्हें पछतावे का मार्ग दिखाने को बोलती हैं ताकि ये सभी इनके महल तक पहुंच जाएं। आगे बढ़ते समय युनकी आकाश दानव के घर पहुंच जाता है। आकाश दानव युनकी को बोलता है कि अगर महारानी लिंगयू के महल पहुंचना है तो मेरे सवालों के जवाब दो। अंदर आओ, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही है। अंदर शायू थी। आकाश दानव पहले तो इनके मन में झांककर इनके मन के सारे राज जान लेता है और बोलता है कि पहला सवाल शायू तुमसे है। तुम बताओ कि आखिर तुम हो कौन। युनकी बोलता है कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम शायू नहीं हो। शायू बोलती है कि आकाश दानव से बातें छुपाने से कोई फायदा नहीं, पर शायद युनकी तुम मेरे अपने कानों पे भरोसा नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी आत्मा पुराने शहर में ही 9 पूंछ वाली लोमड़ी को बेच दी थी और बदले में उसकी शक्ति ले ली। युनकी को इसकी बातों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, पर आकाश दानव बोलता है कि ये सच है और इसके मन में अब कोई पछतावा नहीं, तुम आगे बढ़ सकती हो। जाते जाते सायु युनकी को ये भी बता देती है कि मैंने ही नहीं बल्कि कुल्लू ने भी अपनी आत्मा 9 पूंछ वाली लोमड़ी को बेच दी है। युनकी को अभी तक उसके सवालों के जवाब नहीं मिले थे, इसलिए ये वहीं पहुंच जाता है जहां से सफ़र शुरू किया था। आगे बढ़ते हुए ये एक बार फिर से आकाश दानव के घर पहुंच जाता है। आकाश दानव इस बार फिर इसका स्वागत करता है और बोलता है कि अंदर आओ, अंदर तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंदर कुल्लू था। आकाश दानव बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो बहुत से राज छुपे हुए हैं। युनकी तुम तो जवाब सुनकर दंग रह जाओगे। तो कुल्लू तुम बताओ कि क्या तुम भी 9 पूंछ वाली लोमड़ी के शरण जा चुके हो। अगर झूठ बोला तो अपना समय बर्बाद करोगे और जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पहुँच जाओगे। पर युनकी के सामने ये बात मानने की कुल्लू की हिम्मत नहीं होती और ये झूठ बोल देता है। ये दोनों फिर वहीं पहुँच जाते हैं। अब बारी थी टीलेंग की और अंदर फीफी इसका इंतजार कर रही थी। आकाश दानव फिर से इन दोनों के मन के अंदर झांकता है और टीलैंग के सामने ही फीफी से पूछता है कि क्या तुम सच में टीलैंग से प्यार करती हो। टीलैंग आकाश दानव से बोलता है कि आप इस तरीके से सवाल पूछकर फीफी को शर्मिंदा मत करिए। फीफी बोलती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझा है, पर फसल कटाई वाली रात जब मैं अकेली पड़ गई थी लेकिन तुमने मुझे सहारा दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे कितना समझते हो, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगी। टीलैंग पूछता है कि क्या तुम उसी रात की वजह से आज मेरे साथ हो फीफी। फीफी हाँ बोल देती है और एज अ व्यूअर हमें पता चलता है कि उस रात तो टीलैंग बस वहाँ खड़ा था, बोल तो जैंगलिंग रहा था। जवाब सही था, इसलिए ये दोनों ही सफ़र पे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते वक्त ये फिर से आकाश दानव के घर पहुंच जाती है जहां इसका इंतजार जैंगलिंग कर रहा था। आकाश दानव फीफी के सामने ही जैंगलिंग से पूछता है कि क्या तुम फीफी से प्यार करते हो। ये सवाल सुनकर फीफी चौंक जाती है। जैंगलिंग ना बोल देता है। आकाश दानव बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। फीफी मन ही मन सोचने लगती है कि जैंगलिंग आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और यहाँ जैंगलिंग पे आकाश दानव फिर से हमला कर देता है क्योंकि इसने झूठ बोला था। जैंगलिंग फिर से आकाश दानव के घर पहुंच जाता है। जैंगलिंग पूछता है कि आखिर मैं यहाँ बार बार क्यों आ जा रहा हूँ। आकाश दानव बोलता है कि जब तक तुम सबके अंदर से पछतावा और डर खत्म नहीं होगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और इसी रास्ते पे फंसे रहोगे। अंदर तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे सवालों का सही जवाब दो और आगे बढ़ो। अंदर टीलैंग होता है। टीलैंग जैंगलिंग से बोलता है कि तुमसे पहले मैं फीफी से मिला था। जब आकाश दानव ने फीफी से पूछा कि क्या वो मुझसे प्यार करती है तो जानते हो उसने क्या कहा। उसने कहा कि वो मुझे अपना दोस्त समझती है, पर फसल कटाई वाली रात उसे एहसास हुआ कि मैं उसे कितना समझता हूँ। उसी रात से वो मुझसे प्यार करने लगी। तुम मुझे बताओ कि फसल कटाई वाली रात तुम फीफी से मेरे प्यार का इजहार कर रहे थे या खुद अपने मन की बात उसे बता रहे थे। क्या तुम भी फीफी से प्यार करते हो। जैंगलिंग के मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। आकाश दानव बोलता है कि मैंने भी पहली बार जैंगलिंग से यही पूछा था, पर इसने झूठ बोल दिया था। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ जैंगलिंग, सही जवाब दो। टीलैंग जैंगलिंग को जैंगलिंग को शर्मिंदा महसूस करते हुए देखकर ये बोलता है कि ये सच है कि फीफी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ जैंगलिंग, पर तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। जैंगलिंग बोलता है कि टीलैंग मुझे गलत मत समझो। टीलैंग बोलता है कि हम दोनों साथी हैं, हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है। मैं तुम्हें गलत कैसे समझ सकता हूँ जैंगलिंग।
जैंगलिंग हाँ बोल देता है। सच बोलने के लिए टीलैंग जैंगलिंग का शुक्रिया करता है और फीफी को ये सच बताने को बोलता है। जवाब सही था, इसलिए दोनों ही सफ़र पे आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर महारानी लिंगयू बोलती है कि जैंगलिंग, तुम दोनों के मन पानी की तरह साफ हैं। तुम तीनों लोगों की आखिरी उम्मीद हो, पर टीलैंग का सपना अब टूटने वाला है। ये क्या कहना चाहती हैं, हमें कुछ ही देर में समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते वक्त जैंगलिंग फीफी से मिल जाता है। फीफी जैंगलिंग से बोलती है कि तुमने आकाश दानव से झूठ क्यों बोला। जैंगलिंग बोलता है कि मैंने इस बार सच बोला है। फीफी बोलती है कि तुम कब से मुझे पसंद करते हो। जैंगलिंग बोलता है कि जब हम दोनों पहली बार चेरी ब्लॉसम के जंगल में मिले थे, तब से। फीफी बोलती है कि पहले क्यों नहीं बताया। जैंगलिंग बोलते हैं कि जब हम पहली बार मिले थे, तब तुम कुल्लून को पसंद करती थी, और जब उसने तुम्हें धोखा दिया तो टीलैंग आ गया। तो मैं क्या करता। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। फीफी जैंगलिंग को खुश होकर गले लगा लेती है। आकाश दानव इन्हें फिर अपने शहर घर में बुलाता है। जैंगलिंग और फीफी बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमारे मन में अब कोई पछतावा बाकी है, इसलिए हमारे लिए पछतावे का मार्ग यहीं खत्म होता है। आकाश दानव बोलता है कि पछतावा नहीं है तो आगे बढ़ सकते हो और महारानी को उनके महल से आज़ाद करवा सकते हो। आज से 20 साल पहले महारानी लिंगयू का दिल टूट गया था, इसलिए उन्होंने खुद को अपने ही महल में कैद कर लिया और इस पछतावे के मार्ग को बना दिया। जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, वो आज़ाद नहीं होंगी। फीफी इनसे कुल्लून और युनकी के बारे में पूछती हैं। ये बोलते हैं कि जो अपने मन के पछतावे को खत्म नहीं करेगा, वो हमेशा पछताते ही रहेगा। मुझे और भी काम है और चलो, मैं चलता हूँ। फिफी कुछ देर के लिए अकेले में आती है और जैंग दासुन के ताबीज को देखती है। ये यहाँ क्यों आई है, ये हमें लास्ट पार्ट में पता चल जाएगा। यहाँ आकाश दानव फिर से टी लैंग से पूछता है कि तुम कौन हो। टी लैंग बोलता है कि ये कैसा सवाल है, मैं टी लैंग हूँ। आकाश दानव बोलता है कि ये झूठ है, तुम्हारी सजा है कि जाओ और अपने आप को ढूंढो। टी लैंग तुरंत इसी जगह पे आ जाता है और उसी दुनिया में पहुंच जाता है जिस दृश्य को हमने दूसरे एपिसोड में देखा था, जब दानव सम्राट के पिता उन्हें किसी और दुनिया में भेज रहे थे। और हमें अब पता चलता है कि पहले दानव सम्राट ने अपने बेटे को धरती पे भेजा था, ताकि जिस प्रकार धरती के योद्धा ताओसिम योद्धा की खोज कर रहे हैं और दूसरे युद्ध के लिए ताओसिम प्रतियोगिता कर रहे हैं, ये भी वही प्रशिक्षण ले, ताकि ये जीवन भर की सीख इस परीक्षा में ले सके और जीवन और मरण के रहस्य को समझकर एक कुशल योद्धा बन पाए। और तब तक इसे दानव लोग का कुछ भी याद नहीं रहेगा और बोलते हैं कि तुम अपनी आखिरी परीक्षा पूर्ण करो, उसके बाद तुम दानव लोग का भविष्य तय करोगे। सपने से जागने के बाद टी लैंग को अपने वजूद पे यकीन नहीं हो रहा था, और हो भी क्यों ना। आखिर वो अब तक जिन दानवों से लड़ने की तैयारी कर रहा था, वो खुद ही अचानक उनका दानव सम्राट निकला। जैंगलिंग फीफी महारानी लिंगयू के महल का दरवाजा खोल देते हैं और महारानी लिंगयू के साथ साथ इनका जंगल भी श्राप मुक्त हो जाता है। इनके इनके जंगल में फिर से हरियाली छा जाती है। कुल्लून ये हरियाली देखकर समझ जाता है कि कोई महल का दरवाजा खोल चुका है, इसलिए ये भी अमरता के महल की तरफ भागता है। यहाँ महारानी लिंगयू इन्हें बोलती है कि फिर से करुणा और प्रेम पर मेरा विश्वास कायम रखने के लिए शुक्रिया। ये कवच का टुकड़ा तुम्हारा हुआ, मगर अब तुम दोनों टी लैंग को भूल जाओ, क्योंकि वो एक सपना था। मैंने अभी उसी सपने से जगाया है, जैसा कि मैंने पहले दानव सम्राट को वादा किया था। टी लैंग एक ऐसा सपना था जिसे मैंने 1000 साल पहले पिछले दानव सम्राट के कहने पर रचा था। ये दोनों टी लैंग को ढूंढने लगते हैं। कुल्लू महल की तरफ बढ़ रहा था, पर युनकी इसका रास्ता रोक लेता है। युनकी बोलता है कि बड़े भाई, क्या आप अभी भी ताओसिम योद्धा बनना चाहते हैं। कुल्लून बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उनसे कवच का टुकड़ा छीन लूंगा और आइनों की देवी को दूंगा। युनकी बोलता है कि लेकिन अब आप उसके लायक नहीं रहे भाई। मैं हमेशा से यही चाहता था कि आप ताओसिम योद्धा बने और फीफी से शादी कर लें। मैंने बस यही सपना देखा था, लेकिन मेरा ये सपना अब पूरा नहीं हो सकता। उस लोमड़ी की बातों में आकर आपने ये सपना तोड़ दिया है। अब आप ताओसिम योद्धा नहीं बन सकते, तो ये दुनिया मुझे अगर आप ताओसिम योद्धा बने तो ये दुनिया मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी।
कुल्लून बोलता है कि युनकी क्या तुम पागल हो चुके हो। युनकी बोलता है कि मैं नहीं, आप पागल हो चुके हैं। आपने अपनी आत्मा उस लोमड़ी को क्यों बेची। लेकिन मैं आपको दोष नहीं दूंगा बड़े भाई। सायु ने हम सबको जाल में फंसाया है। क्या आप हमारे साथ चलेंगे। हम कहीं दूर चले जाएंगे। बस आप इस प्रतियोगिता को भूल जाइए। हम इंसानों और दानवों के झगड़े से दूर चले जाएंगे। कुल्लून बोलता है कि युनकी तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। युनकी बोलता है पर अब मुझे आपको रोकना ही होगा। कुल्लून अपनी पूरी शक्ति से युनकी पे वार कर देता है और युनकी इसके वार को रोक देता है। युनकी बोलता है कि बड़े भाई आप मुझे माफ कर दीजिए। कुल्लून बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम मुझसे भी बड़े योद्धा हो। अभ्यास के दौरान तुम जानबूझकर मुझसे हार जाते थे ताकि मैं जीत जाऊं। युनकी बोलता है कि आप मुझे हराकर खुश होते थे तो मैं बस आपको खुश देखना चाहता था। ये बोलता है कि मुझे जिताने के लिए तुम खुद हार जाते थे। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है युनकी। ठीक है तुम जीत गए। तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। पर ये सायु आती है और फिर से इसका ब्रेन वॉश करने लगती है। ये पूरी तरह से कुल्लून को अपने वश में कर लेती है और कुल्लून को अपने जान से भी प्यारे भाई को मार देने को बोलती है और कुल्लून बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो युनकी को मार देता है और ये सीधा साधा युनकी आखिरी बार और अपने आखिरी वक्त में भी इससे माफ़ी मांगता है कि ये इससे इस सायु से इसकी रक्षा नहीं कर पाया। और हमेशा कुल्लून के बारे में ही सोचने वाला युनकी आज कुल्लून के ही हाथों से मारा जाता है। इससे दुखद क्या होगा। और शायु पागलों की तरह हंसने लगती है और कुल्लून को बोलती है कि अब आओ मुझे मार दो। मुझे मारने के बाद तुम्हारी शक्ति और बढ़ जाएगी। जल्दी मारो। कुल्लून भी पागल हो चुका था। कुल्लून इसे भी मार देता है। शायु को अब होश आ जाता है। ये बोलती है कि कुल्लून ये मैं हूँ शायु। कुल्लून को भी होश आता है। कुल्लून इन दोनों को की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल बुरी तरह से टूट जाता है। पर तुरंत ही शायु के अंदर की बाई चांची भी इसके अंदर घुस जाती है। ये बाई चांची फिर से खुश होने लगती है और बोलती है कि मेरी मनपसंद कठपुतली मुझे मिल गई। ये तुरंत बिना चेहरे के दानव को दानव सम्राट की अंगूठी लौटा देती है और बोलती है कि उन तीनों पागल सेनापतियों से बोल देना कि अब मैं दानव सेना का नेतृत्व नहीं करूंगी, इसलिए वो मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। ये टी लैंग से मिलते हैं। टी लैंग बोलता है कि लगता है महारानी लिंगयू ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। क्या कवच का टुकड़ा मिला। फिफी हाँ बोलती है। टी लैंग बोलता है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारा साथी ही दानव सम्राट निकलेगा। जैंगलिंग बोलता है कि टी लैंग तुम अभी दुखी हो। तुम चिंता मत करो। हम इंसानों और दानवों का युद्ध रोकने का रास्ता निकाल लेंगे। टेलंग बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे जैंगलिंग, पर मेरे पास अब समय नहीं है। इसलिए मुझे दानवों के लिए ताओशिम योद्धा को प्रकट होने से रोकना होगा। कवच का टुकड़ा मुझे दे दो। जैंगलिंग बोलता है कि मैं तुम्हें वो टुकड़ा नष्ट नहीं करने दूंगा। टेलंग बोलता है कि ठीक है तो तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। ये दोनों अपनी तलवार निकाल लेते हैं। फिफी इन्हें रोकने की कोशिश करती है पर जैंगलिंग बोलता है कि फिफी तुम अभी इसे ठीक से नहीं जानती हो। कोई भी इसका इरादा नहीं बदल सकता। हमारी लड़ाई होकर ही रहेगी। ये दोनों फीफी के लाख मना करने पर भी लड़ते हैं और एक दूसरे पे जानलेवा हमला कर देते हैं। इन्हें रोकने के लिए फीफी बीच में आ जाती है और दोनों रुक जाते हैं। तभी कुल्लून इन पर हमला कर देता है। इन दोनों को बचाने के लिए जैंगलिंग बीच में आ जाता है और कुल्लून की तलवार इसके सीने के पार चली जाती है। जब तक टी लैंग फीफी को कुछ समझ आता, कुल्लून फीफी को बेहोश करके उसे वहां से लेकर गायब हो चुका था। टी लैंग कुल्लून को सामने से हमला करने को बोलता है पर टी लैंग का शरीर गायब होने लगता है। इसके गायब होने से पहले जैंगलिंग टी लैंग को बोलता है कि टी लैंग तुम दानव सम्राट हो पर याद रखना कि तुम टी लैंग भी हो। टी लैंग इसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था पर ये गायब हो जाता है और जब जैंगलिंग किसी संकट में हो और हमें तो जी ल्यूली ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जी ल्यूली वहां आती है पर जैंगलिंग की आंखें बंद हो चुकी थी। यहाँ टी लैंग का दानव सम्राट का सपना टूट जाता है और ये दानव लोक में वापस आ जाता है। सभी सेनापति इसका दानव लोक में स्वागत करते हैं और दानव लोक की सारी जानकारी इन्हें बताते हैं। टी लैंग दानव सम्राट राजमाता से मिलने जाता है और बोलता है कि माँ मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये तीनों सेनापतियों को बोलता है कि आप सब दानव लोक के वफादार हैं और मेरे गुरु समान हैं, इसलिए ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा। आप सब जाइए। राजमाता बोलती हैं कि मैंने सोचा नहीं था बेटे कि महाराज तुम्हें इंसानी दुनिया में भेजेंगे। शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये नकाब पहनने को बोला था। टी लैंग बोलता है कि दानव सम्राट बोलता है कि माँ
इंसानी दुनिया में बहुत कुछ मैंने सीखा। मैं योद्धाओं में से एक था और जब मेरी जान खतरे में थी तो जैंगलिंग से मेरी दोस्ती हो गई। मुझे वहाँ अपना प्यार मिला जो फीफी थी। मुझे दोस्तों के रूप में चैंग फैंग, कियान क्यूयन की जैसे कई योद्धाओं से मैं मिला। वे मेरे साथी थे। हमने खुशी के साथ साथ हर दुख एक साथ मनाया। मैं आज दोस्ती के हर की अहमियत और किस्मत के खेल को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। फीफी से प्यार करने का मुझे कोई दुख नहीं। उसकी वजह से मैंने इंसानी मन की खूबसूरती और दुख का अनुभव किया। मेरे पिता यही चाहते थे कि मैं इंसानी जीवन का अनुभव करूं। मुझे पता है कि इंसान दानवों से कितनी नफरत करते हैं और दानव इंसानों पर क्या जुल्म कर ढाते हैं। मुझे ये भी पता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, युद्ध निश्चित है। राजमाता बोलते हैं कि भगवान यांग जियान ने ये नहीं कहा कि हमारा भविष्य नहीं होगा। इंसानों और दानवों का भविष्य अब ताओसिन योद्धा के फैसले पर निर्भर है। टीलैंग बोलता है कि माँ, ताओसिन योद्धा प्रकट हो चुका है। अगर जैगलिंग ताओसिन योद्धा बनता तो फिर भी उम्मीद थी, पर अगर कुल्लून ताओसिन योद्धा बनेगा तो वो ताई के आदेश पर दानवों को खत्म कर देगा। इसलिए मुझे इंसानों पे हमला करना ही होगा। यहाँ कुल्लू ने फिफी को बांध के रखा था। ये बोलता है कि जैंगलिंग शायद मर चुका है। तुम्हें खुश रखने के लिए मैंने ताओसिन योद्धा बनने का फैसला किया है और मैं तुम्हें वहाँ यहाँ लाया हूँ। फिफी बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो कुल्लून। कुल्लून बोलता है कि दूसरा युद्ध खत्म होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिफी बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि तुम वो कुल्लून नहीं रहे। और शायू और युनकी कहाँ हैं? तभी ये बाई चियांजी आती है और बोलती है कि कुल्लून मेरी शक्ति का इस्तेमाल करके युनकी और शायू को मार चुका है। ये कुल्लून को अपनी पूंछ वाली गेंद देती है और बोलती है कि इसे फिफी को खिला दो। इसके इसके बाद ये वही करेगी जो तुम कहोगे। कुल्लून इसे ये खिला भी देता है। महारानी लिंगियो ल्यूली से बोलती हैं कि ये नहीं बच पाएगा, पर अगर जंगल की देवी पंचतत्वों को इस पर कृपा करेंगी तो ये बच सकता है। प्रकृति इसकी मदद करे या नहीं, ये इसकी किस्मत पर निर्भर करता है। मैंने प्रकृति का आवाहन कर दिया है, पर ल्यूली, तब तक तुम अपनी आत्मिक शक्ति इसे देने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। ल्यूली बोलती है कि इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। यहाँ कुल्लून दिव्य कवच का टुकड़ा लेकर कियांक्यू के आश्रम आ जाता है। ये इन्हें बता देता है कि फीफी को शायू और युनकी के मौत का सदमा लगा है, इसलिए ये ऐसी हो गई है। कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगी। ये आइनों की देवी को आखिरी टुकड़ा देता है। ये कुल्लून को कवच को धारण करने को बोलती है, पर कवच कुल्लून को एक्सेप्ट नहीं करता। चारों कुल प्रमुख इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये इन्हें भी फीफी की तरह कठपुतली बना लेता है। आइनों की देवी बोलती है कि तुमने खुद को बुराई के साथ जोड़ लिया है, इसलिए कवच ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।